क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि हम इंसानों को हमेशा से जादू, उड़ते हुए कालीन और आम जिंदगी से बिल्कुल अलग अनोखी चीजों का इतना शौक आखिर क्यों रहा है? शुरुआती दौर के मिथकों से लेकर आज के इस आधुनिक साइंस फिक्शन तक इंसानी कल्पना ने एक लंबा सफर तय किया है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। हम देखेंगे कि महान लेखक और वैज्ञानिक आइजैक एजिमोव ने हमारी इस किस्से कहानियों की जरूरत को आखिर कैसे समझाया है। हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी ये आश्चर्य की तलाश वक्त के साथ साथ मिथकों की दुनिया से निकलकर विज्ञान के ठोस नियमों में ढलती चली गई है। इस विश्लेषण को हम मुख्यतः 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे आश्चर्य की चाहत की, फिर देवता, जादू और नियम को समझेंगे। उसके बाद औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उस दौर पर आएंगे। फिर चलेंगे शैलियों का ब्रह्मांड की तरफ और आखिर में विज्ञान कथा रहस्य को सुलझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, आश्चर्य की चाहत, एक ऐसी तलाश जो इंसानी फितरत का हिस्सा है। विज्ञान या साइंटिफिक मेथड के आने से बहुत बहुत पहले से ही इंसान के अंदर कुछ अद्भुत और अनोखा सुनने की एक बेहद गहरी भावनात्मक जरूरत रही है। जरा गौर कीजिए, पुराने जमाने के जादू और आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। पुरानी किस्से कहानियों में क्या होता था? उड़ते हुए कालीन या ऐसी क्रिस्टल बॉल्स जिनमें मीलों दूर बैठे लोगों को देखा जा सकता था। और आज देखिए, आज हमारे पास जेट प्लेन्स हैं, टेलीविजन सेट्स हैं। मकसद दोनों का बिल्कुल एक ही है, रोजमर्रा की इस आम जिंदगी से थोड़ा आगे बढ़कर कुछ नया, कुछ अद्भुत महसूस करना। एक बच्चा आज जेट प्लेन में बैठकर भी किसी उड़ते कालीन की कहानी पढ़कर उतना ही रोमांचित हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये आश्चर्य की तलाश कभी नहीं बदलती। आते हैं दूसरे हिस्से पर, देवता, जादू और नियम। जब इंसान को विज्ञान और प्रकृति के नियमों की इतनी समझ नहीं थी, तो इस विशाल रहस्यमयी ब्रह्मांड को समझने के लिए क्या रास्ता अपनाया गया? जाहिर है, अदृश्य शक्तियों और जादू का सहारा लिया गया। अब यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि इन दोनों दुनियाओं के जो नियम हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराने मिथक एक ऐसे ब्रह्मांड पर टिके थे जिसे मनमौजी देवता चलाते थे। अगर कुछ बुरा हुआ तो इसका सीधा मतलब निकाला जाता था कि देवता नाराज हैं और उन्हें खुश करने के लिए जादू, टोने टोटके या प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ साइंस फिक्शन एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। ये एक ऐसे ब्रह्मांड की बात करता है जो प्रकृति के अटल नियमों पर चलता है। यहां सब कुछ फिजिक्स के उन ठोस नियमों से जुड़ा है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि विज्ञान के जरिए उन्हें समझकर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। वैसे हमारी कल्पना की भी एक सीमा होती है। पुराने जमाने के लोगों ने अपने आश्चर्य को दिखाने के लिए आखिर किया क्या? उन्होंने उन्हीं जानवरों को आपस में मिलाया जिन्हें वो पहले से जानते थे। आधा इंसान आधा घोड़ा मिलाकर बना दिया सेंटौर, आधी औरत आधा शेर मिलाकर बना दी स्फिंक्स। आजिमोव हमें बताते हैं कि बिल्कुल यही सेम तरीका आज की साइंस फिक्शन में भी लागू होता है। जब हम किसी दूसरे ग्रह के एलियंस या परग्रही जीवों की कल्पना करते हैं, हम वही आम जानी पहचानी चीजों को मिला जुला कर ही कुछ अनोखा बनाते हैं। तीसरा हिस्सा, औद्योगिक क्रांति यानी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शिफ्ट। इतिहास में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और यहीं से सच्ची साइंस फिक्शन का जन्म हुआ। यहां आइजमोव का सबसे बेहतरीन तर्क सामने आता है। उनका मानना था कि साइंस फिक्शन तब तक लिखी ही नहीं जा सकती थी जब तक लोगों को यह महसूस न होने लगे कि तकनीक और विज्ञान आने वाले कल को आज से बेहतर या कम से कम अलग बना सकते हैं। और ऐसा होने के लिए क्या जरूरी था? यह जरूरी था कि तकनीक में बदलाव इतनी तेजी से हो कि एक आम इंसान अपनी एक ही छोटी सी जिंदगी में उस बदलाव को होते हुए देख सके। और ये तेजी आखिर आई कब? सन 1800 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने पर। बस उसी के बाद ही आधुनिक साइंस फिक्शन एक वास्तविक साहित्यिक रूप में उभर सकी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, शैलियों का ब्रह्मांड। अब हम एसिमोव के इस विश्लेषण के सबसे हैरातंगीज और मजेदार हिस्से पर आते हैं, जहां यह समझ आएगा कि साइंस फिक्शन असल में कितनी ज्यादा विशाल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि साइंस फिक्शन का मतलब बस लेजर्स, स्पेसशिप्स और एलियंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असिमोव इसे एक ऐसी साहित्यिक दुनिया मानते हैं जिसकी पहचान उसकी कहानी या कंटेंट से नहीं, बल्कि इसके बैकग्राउंड यानी उसकी पृष्ठभूमि से होती है। एक तरह से ये एक ऐसा खुला आधार है जहां किसी भी तरह की कहानी बिल्कुल परफेक्टली फिट हो सकती है।
है ना ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत विचार। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक खेल या स्पोर्ट्स पर आधारित कहानी लिखनी है, तो उसे किसी जीरो ग्रेविटी वाले स्पेस स्टेशन में सेट किया जा सकता है, जहां खिलाड़ी हवा में तैरते हुए किसी एडवांस्ड गैस गन से खेल रहे हों। ये अभी भी एक स्पोर्ट्स की कहानी है, लेकिन साथ ही साथ एक जबरदस्त साइंस फिक्शन भी बन चुकी है। या फिर किसी जंगल की कहानी किसी दूसरे ग्रह के अजीबो-गरीब और खतरनाक पेड़ पौधों के बीच लिखी जा सकती है। यहां तक कि किसी इंसान के मन की सबसे गहरी उलझनों को दर्शाने वाला साइकोलॉजिकल साहित्य भी अगर इंटरप्लैनेटरी यात्रा के दौरान सेट कर दिया जाए तो वो साइंस फिक्शन बन जाता है। अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, विज्ञान कथा रहस्य को सुलझाना। साइंस फिक्शन भले ही लगभग किसी भी शैली को अपने अंदर समा सकती है, लेकिन साहित्य की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर और पुरानी बहस रही है कि क्या एक प्रॉपर मिस्ट्री या रहस्यमयी जासूसी कहानी इसमें सही से फिट हो सकती है। देखिए, एक क्लासिकल मिस्ट्री या जासूसी कहानी में सबसे बड़ा और सख्त नियम ये होता है कि वो पढ़ने वाले के साथ बिल्कुल फेयर यानी निष्पक्ष हो। जो सबूत या क्लू जासूस को मिल रहा है, ठीक वही क्लू पढ़ने वाले को भी मिलना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इस जासूस को ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में भेज दें जहां तकनीकी रूप से कुछ भी मुमकिन हो, तो वहां ये फेयरनेस या निष्पक्षता कैसे बरकरार रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल पर दिग्गज साइंस फिक्शन एडिटर जॉन डब्ल्यू कैंपेल का साफ मानना था कि ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। उन्होंने तर्क दिया था कि साइंस फिक्शन में लेखक के पास इतनी ज्यादा आज़ादी होती है कि वहां क्लासिकल मिस्ट्री के उन सख्त नियमों का पालन किया ही नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये कहानियां पढ़ने वाले के साथ कभी फेयर हो ही नहीं सकती। अब एक लेखक यहां फंस कहां सकता है? सबसे बड़ा डर यह होता है कि लेखक कहानी के बिल्कुल अंत में अचानक से एक नया क्यूरे या कोई चमत्कारी वैज्ञानिक आविष्कार पैदा कर दे और बोले कि देखो, इस मशीन से खून ही पकड़ा गया। ये तो पढ़ने वाले के साथ बिल्कुल धोखा हो गया। लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि पहले से तय किए गए वैज्ञानिक तथ्यों का ही पूरे लॉजिक के साथ इस्तेमाल किया जाए। असिमोव सतर्क करते हैं कि बिना सोचे समझे विज्ञान का इस्तेमाल कहानी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, जैसे जॉन डिक्सन कार की एक कहानी में हुआ था, जहां लेखक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाया था। तो चलिए जरा ये सवाल खुद से पूछते हैं, ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते हों या फिर रोशनी की रफ्तार से यहां से वहां आसानी से जा सकते हों, क्या वहां वाकई एक परफेक्ट क्लासिकल जासूसी कहानी एग्जिस्ट कर सकती है? क्या कहता है लॉजिक? एसिमोव का इस पर बड़ा मजबूत जवाब है, हाँ बिल्कुल कर सकती है। और इसके लिए इन्होंने 3 बहुत ही सॉलिड कदम बताए हैं। पहला, उस फ्यूचरिस्टिक समाज की सीमाओं और नियमों को बिल्कुल शुरू में ही क्लियर कर दें कि वहां आखिर क्या हो सकता है और क्या नहीं। दूसरा, पढ़ने वाले को ठीक वही सबूत और क्लू दिखाएं जो उस जासूस को मिल रहे हैं, कुछ छुपाए नहीं। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, एक बार जो नियम तय हो गए बस उन्हीं पर टिके रहें। कहानी के बीच में कोई नया चमत्कार या मैजिकल सॉल्यूशन बिल्कुल न लाएं। और दोस्तों, ये सिर्फ हवा में कही बातें नहीं थी। आइजैक एसिमोव ने खुद इसको सच करके दिखाया। उन्होंने अपनी मशहूर किताबें द केव्स ऑफ स्टील और द नेकेड सन लिखी ही इसीलिए थी ताकि वो जॉन डब्ल्यू कैम्बल को गलत साबित कर सकें और ये दिखा सकें कि एक एकदम निष्पक्ष और शुद्ध साइंस फिक्शन मिस्ट्री लिखी जा सकती है। और आज वो दोनों किताबें साहित्य की दुनिया में लगभग मास्टरपीस मानी जाती हैं। आखिर में इस पर जरा गहराई से विचार करें। अगर साइंस फिक्शन पुराने जमाने के मिथकों की जगह ले सकती है, किसी भी दूसरी शैली को अपने अंदर समा सकती है और नए सटीक नियमों के मुताबिक चल सकती है, तो इस आधुनिक दौर में इंसानी कल्पना की आखिरी सीमा है कहां? आसिमोव हमें यही तो सिखाते हैं कि आश्चर्य और जादू कभी खत्म नहीं हुए हैं। उन्होंने बस एक नया और तार्किक रूप ले लिया है। इस विश्लेषण के बाद शायद अगली बार जब आकाश की तरफ नजर जाए या कोई नई अनोखी तकनीक सामने आए, तो उसमें आने वाले कल का साहित्य और सदियों पुरानी उस आश्चर्य की तलाश दोनों एक साथ दिखाई देंगी।